दोस्तों सीसीएल का रिस्पॉन्स शीट आ गया है। जो आपका 5 मई को जो सीसीएल का एग्जाम हुआ था, जिन लोगों ने सीसीएल का एग्जाम दिया है काइंडली आप चेक कर ले, यदि आप अभी तक आप चेक नहीं किए हैं तो। यदि आप चेक किए हैं तो आज हम आप लोगों के साथ ये जो 50 क्वेश्चन जो सीसीएल में आया था इसका मैं कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ करूंगा। जिस प्रकार पिछला क्वेश्चन पेपर का भी मैंने आपके साथ एनालिसिस किया है, जस्ट मैं आप लोगों के लिए मैं सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना एक एनालिसिस पेपर लेके आऊँ। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू बी प्रोवाइडेड इन अ माइन शैल बी ऑन अ स्केल ऑफ एटलीस्ट फॉर एवरी पर्सन एम्प्लॉयड एट वन टाइम। मतलब वन टाइम में एक आदमी के लिए ड्रिंकिंग वाटर का जो क्वांटिटी, कितना पानी एक आदमी को दिया जाएगा माइंस में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है और एक बार समझिए। अब बोला जा रहा है कि पर पर्सन एक समय में, मतलब एक 8 घंटे का शिफ्ट में एक व्यक्ति को कितना ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, आप लोग तो टिक आउट किए भी होंगे कि सर जनरली पर पर्सन 2 लीटर दिया जाता है। जनरली 2 लीटर दिया जाता है, ये सभी लोगों को पता है, ये सही बात है। ये आपका जनरल केस में ही पूछा गया था तो आपका ये 2 लीटर आंसर होता। ये हो गया। ऊपर में आपका 3 लीटर भी दिया हुआ है, बहुत किसी ने 3 लीटर को भी मारा होगा बाय मिस्टेक, यदि वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो। 3 लीटर कब दिया जाता है? जब आपका माइंस का वेट बल्ब का टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर जो आपका WBT आपका 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए। 30 डिग्री सेल्सियस से यदि वेट बल्ब टेम्परेचर अधिक हो जाए तो पर पर्सन ये जो 2 लीटर जो पानी दिया जा रहा था ना, ये आपका 3 लीटर आपको दिया जाएगा। ये आप समझ गए, उस केस में आपको ये 3 लीटर मारना था, ये समझे। अगला क्या है, ये आपका रूल्स नंबर 30, माइंस रूल नंबर 30 और आपका सेक्शन 19 में आपका ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बताया गया है। एक चीज और है इसमें, यदि सरफेस पर एक समय में 100 या उससे अधिक यदि काम कर रहे हैं यदि लोग, तो आपका वो जो पानी जो ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा वो आपको मैकेनिकली कूल करके दिया जाएगा। मैकेनिकली कूल करके दिया जा सकता है। यदि 100 या 100 से अधिक व्यक्ति यदि सरफेस पर यदि किसी एक समय में काम कर रहे हैं तो मैकेनिकली कूल करके आपको ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा। इसमें हम लोगों ने ड्रिंकिंग वाटर को लेकर इतना कुछ अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब में हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देरी ना करते हम लोग थोड़ा सा स्पीड भागते हैं, ताकि यदि 50 क्वेश्चन का एनालिसिस यदि एक बार में किया जाए ना तो हमको लगता है 2 से 2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। Which of the following precautions is not to be adopted in safety lamp room as per the provision of the CMR 2017? CMR 2017 का जो सेफ्टी लैंप रूम है उसके लिए जो आपका रेगुलेशन है उसमें आपको ये बोला गया है कि कौन सा चीज को हम लोग प्रिकॉशंस को अडॉप्ट नहीं करते हैं। नॉट टू बी एडॉप्टेड इन सेफ्टी लैंप रूम, सेफ्टी लैंप का रूम में हम लोग वो वाला प्रिकॉशंस को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो देखते हैं पहला, हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटरनल रिलाइटर सेल नॉट बी टेकन आउट ऑफ लैंप्स एंड क्लीन्ड एंड रिपेयर्ड। जो इंटरनल जो रिलाइटर होता है सेफ्टी लैंप का, उसको आपको टेकन आउट नहीं करना है, उसको क्लीन नहीं करना है और ना ही उसको रिपेयर करना है। तो ये चीज हम लोग सेफ्टी लैंप रूम में नहीं करते हैं, तो ये चीज तो आप हम लोग एडॉप्ट करते हैं। अगला क्या है, एडिक्वेट नंबर ऑफ सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी प्रोवाइडेड। उस सेफ्टी लैंप रूम में एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसको भी हम एडॉप्ट करते हैं। ऊपर भी एडॉप्ट करते हैं कि किसी भी हम लोग जो इंटरनल जो रिलाइटर है उसको हम लोग लैंप से निकालेंगे नहीं, ना ही क्लीन करेंगे और ना ही रिपेयर करेंगे, उसको एडॉप्ट करते हैं। 2 नंबर भी एडॉप्ट करते हैं। तो आपका ये होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नॉट टू बी एडॉप्टेड, मतलब एडॉप्ट आपको नहीं करना है। आगे, नो पर्सन शैल स्मोक इन द रूम, इसको भी हम लोग एडॉप्ट करते हैं कि कोई भी आदमी को सेफ्टी लैंप रूम में स्मोक नहीं करना है, ये भी रेगुलेशन में लिखा हुआ है। लेकिन पूछ रहा है नॉट एडॉप्टेड, नो पर्सन शैल इंटर द सेफ्टी लैंप रूम। क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि कोई भी आदमी सेफ्टी लैंप रूम में नहीं घुसेगा। 100% घुसते हैं। जो आपका माइंस में जो लोग काम करते हैं वो लैंप लेने के लिए सेफ्टी लैंप रूम तो जाते ही जाते हैं, वो तो 100% है। तो ये इस चीज को हम लोग एडॉप्ट नहीं करते हैं। अब बोलिए सर कोई भी आदमी सेफ्टी रूम में क्यों घुस जाएगा? क्वेश्चन में आपको मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर अनऑथराइज पर्सन होना चाहिए। अनऑथराइज पर्सन को हम लोग सेफ्टी लैंप रूम में इंटर करने नहीं देना है, इस चीज को एडॉप्ट करते हैं। किसी भी आदमी उस सेफ्टी लैंप रूम में नहीं घुसेगा तो लैंप लेगा कैसे? तो ये ऑप्शन आपका, इसी ऑप्शन का आपको टिक आउट करके आना था। खाली अनऑथराइज पर्सन को आपको हटा दिया तो आप कंफ्यूज करके बहुत कोई क्या मार दिए हैं, स्मोक वाला, कि आपको धुआं नहीं उड़ाना है। ये समझ गए, मतलब धूम्रपान का बात है। अगला है AMM स्टैंड्स फॉर, जैसा कि आप लोगों को फुल फॉर्म का एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था 200+ वाला, मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा।
इसके बारे में बताया गया है। AMM का फुल फॉर्म क्या आता है? एबंडेंट माइन मीथेन। एबंडेंट माइन मीथेन। थोड़ा फास्ट आगे बढ़ते हैं कि ताकि हम लोग को भी क्वेश्चन कर पाए। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द ड्रम्स ऑफ द और सीव्स of the winding engine and the pulleys and sieves used in the case of winding installed before 25 अक्टूबर 1955 as permitted by the CIM। मतलब जो आपका वाइंडिंग इंस्टॉल किया गया है 25 अक्टूबर 1955 से पहले, 25 अक्टूबर 1955 से पहले, तो जो आपका पुली या जो सीव का जो डायमीटर होगा, पुली या सीव का जो डायमीटर होगा वो आपका रोप के डायमीटर का कितना टाइम्स होगा। ये रेगुलेशन आपका साफ साफ पूरा क्लियर लिख दिया है कि यदि 25 अक्टूबर 1955 से पहले का है तो जो आपका पुली या सीव्स का जो डायमीटर होगा रोप के डायमीटर का 80 टाइम से कम नहीं होना चाहिए, 80 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। और यदि 25 अक्टूबर 1955 के बाद का है तो 100 टाइम से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 100 गुने से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना था, क्या लिखा हुआ? 80 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप। तो आपका पहला ऑप्शन आपका ए हो गया। नॉट लेस देन यहाँ पर 10 टाइम्स, ये आपका होगा नहीं, 10 टाइम्स लिखा हुआ है, 60 टाइम्स लिखा हुआ, 40 टाइम्स लिखा हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, उतना आपका टफ नहीं था कि मतलब जिस क्वेश्चन का आप मतलब इसमें मिस्टेक करते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। द माइन वर्किंग दैट हैज बीन क्लोज्ड विद नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन द फ्यूचर इज नोन एज। मतलब कोई ऐसा वर्किंग जिसको फ्यूचर में आपको इंटेंशन ही नहीं है, लिख रहा है नो इंटेंशन, नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन द फ्यूचर, मतलब हमको फ्यूचर में काम करना ही नहीं है, फ्यूचर में हमको काम करना ही नहीं, इसलिए उसको क्लोज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? क्लोज कर दिया गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए आप, डिसकंटिन्यूड बोलेंगे। एग्जिस्टिंग तो आपको होगा नहीं, एक्सपायर्ड तो आपको होगा नहीं। रेगुलेशन में आप एग्जिस्टिंग वर्किंग और एक्सपायर्ड वर्किंग तो है ही नहीं, है आपका डिसकंटिन्यूड वर्किंग, एबंडेंट वर्किंग। डिसकंटिन्यूड वर्किंग में क्या होता है कि हम लोग ऐसा वर्किंग जिसको अभी फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, वो इसको मतलब इनएक्सेसिबल किए हैं, लेकिन फ्यूचर में इसको काम करना है, फ्यूचर में काम करना है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूड वर्किंग। और फ्यूचर में बिल्कुल भी काम नहीं करना, इस इरादे से बंद कर दिया गया है, तो हम लोग बोलेंगे एबंडेंट वर्किंग। तो आपका जो राइट आंसर था वो आपका एबंडेंट वर्किंग था। यहाँ तक आपने क्वेश्चन देखा। एक आप लोगों के लिए सूचना है, एक न्यू बैच आपका BCCL का जो आप नोटिफिकेशन आप देखे हैं उसका आपके न्यू बैच हम आप लोगों के साथ 10 मई को शेयर कर रहे हैं। मतलब 10 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, यदि आप हमसे क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन के थ्रू, एप्लीकेशन भी आपका क्लास टोटली आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा और आप एप्लीकेशन के थ्रू क्लास होगा। जो क्लास आपका छूट जाएगा आप रिकॉर्डेड क्लास को देख भी सकते हैं, और साथ ही साथ कैसा पढ़ाई होता है आप तो यूट्यूब पर वीडियो पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो आपको सहूलियत हो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और एकदम नॉमिनल फी पे आपको तैयारी करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंड द लोअरिंग एंड रेजिंग। जो लोअरिंग करने के लिए या रेजिंग करने के लिए और पर्सन मतलब पर्सन्स को या टूल्स को या मटेरियल्स को, एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल, और सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन। मतलब शाफ्ट या इंक्लाइन के टॉप में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए आदमी मटेरियल या टूल्स को रेजिंग या लोअरिंग करने के लिए सुपरिटेंड किया जाता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखिए, माइनिंग सेक्रेटरी को बोलते हैं। माइनिंग सेक्रेटरी क्या करेगा? आदमी ऊपर नीचे करेगा, सिग्नल देगा, नहीं देगा, खत्म हो गया बात। ऑफिस क्लर्क भी नहीं होगा, ऑप्शन से ही छट जा रहा है। ओवरमैन भी करेगा, नहीं करेगा, तो क्या बच गया आपका? बैंक्समैन। बहुत ईजी था। इसके जगह में कंफ्यूजन कब होता है? यदि आपका ऑप्शन में ऑन सेटर रहता। यह आपका डेफिनेशन का है, ये जो क्वेश्चन आपका है वो आपका डेफिनेशन का है। डेफिनेशन कौन सा रेगुलेशन में? रेगुलेशन 2 में है। डिफेंस का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप कंप्लीट जाकर उसको देख सकते हैं। इसमें क्या है कि ऑन सेटर यदि पूछता तो जो आपका जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट का टॉप में तो आपका बैंक्समैन होता है, और शाफ्ट का बॉटम या इनसेट में, शाफ्ट का यदि पूछेगा कि शाफ्ट का बॉटम या इनसेट में जिस आदमी को अपॉइंट किया जाता है, चाहे उस आदमी के लोअरिंग या रेजिंग के लिए, मतलब आदमियों के, लोगों के, पर्सन्स के लेयरिंग या रोजिंग रेजिंग के लिए, टूल्स के लिए, मटेरियल्स के लिए, या सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए जो अपॉइंट किया जाता है जिस पर्सन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कहाँ पर? बॉटम या इनसेट में। शाफ्ट का बॉटम या इनसेट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनसेटर। ये भी आप समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन, जब हम लोग मीथेन का एक्सट्रैक्शन करते हैं इन प्रोग्रेस फ्रॉम ओल्ड बोर होल, ओल्ड बोर की होल की ओर, हाउ मच थिकनेस ऑफ कोल बैरियर, आपको कितना मोटाई का आपको कोल बैरियर छोड़ना है, सेल बी मेंटेन फ्रॉम द प्रेजेंट वर्किंग इन द कोल सेम सीम। मतलब सेम सीम में, जैसे कि मान लीजिए कि आप इस सीम में काम कर रहे हैं, समझिएगा बात को, ये आपका कोल सीम है, ये आपका क्या है? कोल सीम है, और यहाँ पर कोई बोरहोल किया हुआ है, मान के चलिए ये कोई बोरहोल है, ये कोई बोरहोल है, ये समझिए, सीम सेम है,
अब बोला गया है कि यदि हम किसी एक सेम सिम में आपको काम कर रहे हैं, आगे में आपका बोरहोल है, तो ये आपका यदि मान के चलिए प्रेजेंट वर्किंग है, तो इस प्रेजेंट वर्किंग और ये आपका बोरहोल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस आपको मतलब कितना थिकनेस का कोल बैरियर को छोड़ना है, तो मिनिमम आपका 150 मीटर एग्जैक्ट आपका रेगुलेशन में पूरी तरह छाप दिया गया है कि वेंटिलेशन इन आपको क्या कहते हैं मीथेन एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लोरेशन इन अंडरग्राउंड माइंस, रेगुलेशन में ये आपका दिया हुआ है, ये आपका एक करके रेगुलेशन है, उसमें आपका पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि नॉट लेस देन 150 मीटर होना चाहिए। ये समझिए नॉट लेस देन 100 मीटर कौन सा डाटा है, जो आपका डंप का टो है, डंप का टो एंड माइन का जो ओपनिंग है, ये समझ गया, उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस आपको 100 मीटर होना ही चाहिए। नॉट लेस देन 50 मीटर क्या है, शॉर्ट फायरिंग केबल का लेंथ, याद रखिए पूछ सकता है, अंडरग्राउंड में शॉर्ट फायरिंग केबल का लेंथ मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम 50 मीटर, किसी भी कंडीशन 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये समझिए। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमिटी of the mine and internal safety organization, the owner, agent and manager of every mine shall determine all necessary measures to, मतलब कह रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, बोल रहा है कि सेफ्टी कमेटी, जो माइंस का सेफ्टी कमेटी होता है, और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी का एक ISO होता है, उससे कंसल्ट करके ऑनर, एजेंट और मैनेजर प्रत्येक माइंस का वो डिटरमाइन करेगा, क्या ज्ञात करेगा, ओरिजिनेट एनी रिकॉर्डेड रिस्क, जो रिस्क आपको पूर्व में हो चुका है या रिकॉर्डेड है उसको ओरिजिनेट करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये तो गलत चीज है। मैक्सिमाइज द रिस्क, रिस्क को क्या बड़ा करेगा, बिल्कुल भी नहीं कि वहां पर हैंगवॉल बना हुआ है और आपको नीचे से काट देंगे और हैंगवॉल बन जाएगा, ऐसा तो नहीं करेगा, मैक्सिमाइज तो नहीं करेगा। अगला क्या है, ये क्वेश्चन ऑप्शन होगा नहीं। प्रिपेयर द इवैक्यूएशन एक्सकेवेशन प्लान, एक्सकेवेशन प्लान प्रिपेयर करेगा, ये सेफ्टी कमेटी और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन कंसल्ट करके, बिल्कुल भी नहीं, उन लोगों से कंसल्ट करके बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये हो गया। कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स, जहां पर आपका रिस्क है वहां का सोर्स को देखेगा, ये जो रिस्क जो हो रहा है कहां से हो रहा है, उस सोर्स को देखेगा और वहीं पर कंट्रोल करने का उपाय करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करेगा ही करेगा। आपका चारों ऑप्शन में तो पूरा क्लियर छट जा रहा था। ये हो गया। आगे आते हैं, हालांकि ये आपका रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, मैं आप लोगों के लिए आने वाले समय में 4 से 5 दिन में रिस्क मैनेजमेंट को लेकर एक वीडियो अपलोड करूंगा। कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट पर कोई भी क्वेश्चन यदि आपका आएगा तो कभी नहीं छूटेगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, इन सिग्नलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स ऑफ सिग्नल शैल बी यूज्ड टू स्टॉप द वाइंडिंग इंजन इन मोशन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें बोल रहा है कि आपका जो वाइंडिंग इंजन है जब मोशन कंडीशन रहता है, मोशन का कंडीशन मतलब जब गति की अवस्था चालू रहता है, जब चालू रहता है उस कंडीशन में हम लोगों को इंजन को रोकना है, यूज्ड टू स्टॉप, रोकना है तो हम लोग कौन सा घंटी देंगे, कौन सा सिग्नल देंगे। तो सभी लोगों को पता है जब इंजन चालू रहता है और यदि रोकना हो, यदि रोकना हो, चालू है और यदि रोकना हो तो हम लोग 1 रैप देते हैं। कितना देते हैं, 1 रैप। ये समझ गए। तो 2 रैप में क्या देते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है 2 रैप्स में क्या क्या देते हैं। तो 2 रैप में हम लोग लोअरिंग करते हैं, नीचे उतारते हैं, ये हो गया। 3 रैप में क्या करते हैं, 3 रैप में 3 घंटी में क्या करते हैं, आदमी उतरने या चढ़ने के लिए तैयार रहता है। 3 रैप में असेंड या डिसेंड, असेंड या डिसेंड, आदमी उतरने या चढ़ने के लिए तैयार रहता है। 4th रैप में क्या करते हैं, 4था घंटी में, कि जो आपका आदमी उतर या चढ़ सकता है, चढ़ या उतर सकता है। एज में आदमी चढ़ या, देखिए मैं बोल दे रहा हूं, आप उतार लीजिएगा, हालांकि लिखने में थोड़ा फास्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 50 क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में डील करना चाह रहा हूँ, यही कारण है। ये समझ गए। तो आपका पहला रैप में क्या था, रोकना, तो पहला रैप क्या था, ये हो गया। बाकी आपका ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन वाटर डेंजर प्लान एंड सेक्शन। वाटर डेंजर प्लान या सेक्शन में आपको कौन सा चीज शो नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपका है ना, वाटर डेंजर प्लान, ये आपका रेगुलेशन 65 का है, रेगुलेशन 65 का क्वेश्चन है। इसमें आपका जो वाटर डेंजर प्लान में इसमें से कौन सा चीज शो नहीं किया जाएगा, देखिएगा, देखते हैं। सबसे पहला, द पोजीशन ऑफ द वर्किंग बिलो ग्राउंड एंड एवरी बोरहोल एट शाफ्ट, जो बिलो ग्राउंड में जो वर्किंग करते हैं उसका पोजीशन और बोरहोल और शाफ्ट का पोजीशन 100% इसको वाटर डेंजर प्लान में दिखाना ही दिखाना है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। द पोजीशन ऑफ एवरी डाइक, फॉल्ट एंड अदर जियोलॉजिकल, कोई भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को वाटर डेंजर प्लान में एकदम दिखाया जाना ही चाहिए, ये हो गया। अगला क्या है, एवरी पॉइंट वेयर द क्वांटिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड, जहां पर हम लोग हवा को मापेंगे उस पॉइंट्स को हम लोग वाटर डेंजर प्लान में दिखाएंगे। इसका कोई रिलेशन है ही नहीं कि हवा को हम लोग जहां मापेंगे वो वाटर डेंजर प्लान में उसको दिखाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका
जो नहीं होना चाहिए, मतलब वाटर डेंजर प्लान को सोने क्या आता है, द हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द सी, मतलब ऑफ द एरिया। वाटर डेंजर प्लान जरूरी है ना कि हम लोग देखेंगे कि इस एरिया का HFL कितना है, उसी के अनुसार हम लोग फिर उसका डेंजर लेवल बनाएंगे, फिर उसका विड्रॉल लेवल बनाएंगे। समझ गए ना, ये भी आपको वाटर डेंजर प्लान में दिखाना चाहिए। आपका ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर एकदम छट जा रहा था। ये हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एवरी ट्रेवलिंग रोडवे शैल बी प्रोवाइडेड विद सुटेबल स्टेप्स। अच्छा, मतलब आपको सुटेबल स्टेप्स या लेडर देना है। मतलब सुटेबल स्टेप्स या लेडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी देना है। वेयर द इंक्लाइनेशन एक्सीड्स, इंक्लाइनेशन कितना डिग्री से अधिक हो जाएगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो आपको क्या देना है, सीढ़ी देना है। सभी लोग पता है कि ट्रेवलिंग रोडवे का रेगुलेशन जो है, ट्रेवलिंग रोडवे का रेगुलेशन 93 है। और यदि हॉलेज रोडवे पूछे, समझिएगा, हॉलेज यदि रोडवे पूछे तो इसके लिए रेगुलेशन आपका 92 है। ये सभी लोगों को पता है। 93 में बोला जाता है कि जो आपका ट्रेवलिंग रोडवे है उसका हाइट, कुछ चीज देख लीजिए, हाइट आपको 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 1.8 मीटर से आपका कम नहीं होना चाहिए, ये पहला चीज है। उसके बाद क्या है कि जब आपका ग्रेडियंट 30 डिग्री से अधिक हो जाए, 30 डिग्री से आपका ग्रेडियंट अधिक हो जाए तो आपको स्टेप्स देना है। क्या देना है, स्टेप्स, ये समझ गए। उसके बाद 45 डिग्री से अधिक हो जाए तो आपको स्टेप्स भी देना है और प्लस आपको हैंडरेल देना है, पकड़ने के लिए साइड में होता है, ये समझ गए। यदि आपका ग्रेडियंट 60 डिग्री से अधिक हो जाए तो स्टेप्स भी देना है, हैंडल भी देना है, और प्लस आपको मैक्सिमम 10 मीटर के इंटरवल पर, मैक्सिमम 10 मीटर के इंटरवल पर आपको प्लेटफार्म देना है। ये समझ गया। इस रेगुलेशन में आपका और एक चीज है कि जो आपका इंक्लाइन है, यदि आपका 1 किलोमीटर से अधिक हो जाए, 1 किलोमीटर से इंक्लाइन, समझिएगा, इंक्लाइन यदि आपका 1 किलोमीटर से अधिक हो जाए, या रास्ता आपका थकावट भरा हो, रास्ता का थकावट भरा हो तो आपको मैन राइडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा ही जाएगा। यहां तक समझ गए। ये तो रेगुलेशन नंबर 93 को लेकर एकदम ब्रीफ आपके साथ डिस्कस किया। आते हैं मैं इस क्वेश्चन में कि कितना से अधिक हो जाएगा तो इसको स्टेप्स लगाया जाएगा। कितना था आपका, 30 डिग्री से अधिक, तो कहाँ लिखा हुआ, ये हो गया। ये समझ गया क्या नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कमेटी मीन्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कौन सा सेक्शन का, 1952 जो माइंस एक्ट है उसके किस सेक्शन के तहत हम लोग कमेटी गठन करते हैं। कमेटी के बारे में आपके साथ एक कंप्लीट वीडियो अपलोड किया हूं यूट्यूब पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को पता है सेक्शन 12 के अधीन हम लोग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये हो गया। रेगुलर सेक्शन जो 10 है, ये आपका कोई भी चीज यदि आप कोई चीज बताते हैं तो वो चीज को आपको गोपनीय रखा जाता है। यदि किसी इंस्पेक्टर को या चीफ इंस्पेक्टर को कोई चीज को सूचना देते हैं तो सूचना की गोपनीयता है। हालांकि लेट हो जाएगा, इसमें सारा चीज बताना मैंने नहीं चाह रहा हूँ। सेक्शन 42 को आपको ओमिट कर दिया गया है, आगे मैं बात करूंगा। सेक्शन 12 आपका क्या है, कमेटी, लेट हो जाएगा इसलिए मैं आपको सारा चीज बताना चाह रहा हूँ। ए पर्सन हुज सर्विस कमेंसेज अदरवाइज देन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी, यदि आप फर्स्ट डे ऑफ जनवरी के अलावे यदि किसी दिन कोई भी पर्सन ड्यूटी को कमेंस करता है, मतलब ज्वाइन करता है, शैल बी इंटाइटल टू लीव विद वेजेस। लीव विद वेजेस कौन सा एक्ट में है, तो ये आप सभी लोगों को पता है, सेक्शन 52। समझिएगा, इस सेक्शन में है तो सेक्शन 52 में है। लीव विद वेजेस का बात आ जाएगा तो सेक्शन 52 में है, ये आप समझे। उससे एक क्वेश्चन है, तो इन द सब्सिक्वेंट कैलेंडर ईयर एट द रेट ऑफ द 1 डे ऑफ एवरी 15 डेज ऑफ वर्क इफ ही हैज पुट इन अटेंडेंस 4। कहने का मतलब क्या है कि पिछले कैलेंडर ईयर में यदि कोई व्यक्ति 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं किया है, जो आपको अंडरग्राउंड का केस में 15 दिन में 1 दिन आपका जो ईएल मिलता है अर्न लीव, और ओपन कास्ट का केस में 20 दिन पर 1 ईएल मिलता है। एनुअल लीव विद वेजेस का मैं बात कर रहा हूँ, ईएल का बात कर रहा हूँ, अर्न लीव का बात, जो सेक्शन 52 के अंतर्गत आता है, माइंस एक्ट 1952 का। उसमें यह बताता है कि अंडरग्राउंड का केस में यदि आप 1 जनवरी को ज्वाइन करते हैं तो पिछला कैलेंडर ये कि यदि आप 1 जनवरी को ज्वाइन करते हैं तो पूरे साल आपका कम से कम 190 डेज ड्यूटी होना चाहिए। यदि आपका 190 डेज ड्यूटी हो गया तो आपको ईएल मिलेगा हर 15 दिन पर 1 ईएल, ये समझे। यदि आप ओपन कास्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं, यदि आप ओपन कास्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं और यदि 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो यदि आपका ड्यूटी 240 दिन है, अटेंडेंस का बात कर रहा हूँ, तो आपको ईएल का हकदार होंगे। यदि आप 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं किए हैं, कोई 2 जनवरी को किया है, कोई 10 अप्रैल को किया है, कोई 1 नवंबर को किया है, तो जो जितने बाकी बचे हुए दिन हैं उन दिनों में से यदि आप अंडरग्राउंड का केस में यदि हाफ डेज, मतलब आधा, जितना आपका ड्यूटीज करना है, जितना जितना बचा हुआ अटेंडेंस, उसमें से आपका आधा अटेंडेंस है
प्रेजेंट है तो आपको ईएल मिलेगा। ओपन कास्ट का केस में जितना दिन बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपको 90 दिन बचा हुआ है, आपने ज्वाइन किया, उसके बाद उस साल में, उस कैलेंडर ईयर में आपका 90 दिन ही बचा हुआ है ड्यूटी का डे, उसमें से आपको 90 दिन में आपको 60 दिन ड्यूटी करना पड़ेगा, तो आपको ओपन कास्ट का केस में ईएल मिलेगा, मतलब 2/3। कितना? 2/3 का मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आया क्या नहीं? ये आपको ओपन कास्ट का बताया, वो आपको अंडरग्राउंड का बताया। इन केस आप 1 जनवरी को ज्वाइन किए, इनके अदर देन 1 जनवरी को, या वो मैंने आपको बताया, ये आप समझ गए। तो आपको क्या पूछा गया था इसमें कि 15 दिन पे जो 1 दिन का आपका जो ईएल मिलता है, यदि वो अदर देन, देख लीजिए वो लिख दिया, अदरवाइज देन मतलब फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी कब ज्वाइन किए तो कम से कम आपको आधा ड्यूटी होना चाहिए। तो हाफ कहाँ लिखा हुआ है? नॉट लेस देन द 1/3, ये आपका होगा नहीं, 1/4 होगा नहीं। नॉट लेस देन टोटल नंबर, क्या जरूरी है टोटल नंबर आपका ड्यूटी करेगा ही करेगा, किसी दिन प्रॉब्लम हो जाए तो उसको ईएल नहीं मिलेगा, मिलेगा ही 1/2। ये आपका आंसर हो गया, ये समझे। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? द प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस एंड द चार्जिंग एंड स्टेमिंग ऑफ द होल्स शैल बी कैरिड आउट बाय द अंडर ऑफ द पर्सनल सुपरविजन ऑफ द, मतलब ये जो आप जो प्रिपरेशन ऑफ चार्ज को प्रिपेयर करना, चार्जिंग करना, स्टेमिंग करना, ये किसकी सुपरविजन में आपको अंडरग्राउंड में करना है? सभी लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था, शॉर्ट फायरर, ये समझ गए। अगला क्वेश्चन है, इन एवरी माइन इन विच अ मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर वंस एट लीस्ट इन एवरी, मतलब ये क्वेश्चन आपका रेगुलेशन पर एकदम लाइन से छाप दिया गया है कि जो जहां पर हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज करते हैं, जहां पर हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज करते हैं वहां पर हम लोग क्वांटिटी ऑफ एयर कितने टाइम इंटरवल पे चेक करते हैं, तो वहां पर 14 डेज पे चेक करना है। उसके बाद मुझे नीचे में लिख दिया कि प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि यदि आपका कोई डिग्री 1 का सिम है, डिग्री 1 या फिर नॉन फायरी सिम है, यदि आपका नॉन फायरी सिम है तो आपको मैक्सिमम 30 दिन के इंटरवल पे आपको करना है, मैक्सिमम 30 डेज के इंटरवल पे आपको क्या करना है? क्वांटिटी ऑफ एयर आपको मेजर करना है। और जनरल केस में आपको 14 दिन पे, हालांकि ये 14 दिन किसके लिए लागू हो गया? डिग्री 2 एंड डिग्री 3 के लिए। लेकिन डिग्री 2 एंड डिग्री 3 उस रेगुलेशन का, जो आप रेगुलेशन 2017 जो पढ़ रहे हैं उसमें आपका ये लिखा हुआ है, डिग्री 3 लिख रहा है ये दिन पूरा, इन एवरी माइन इन विच मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज, जहां पर हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज करते हैं वहां पर आपका जो क्वांटिटी ऑफ एयर मेजर करना है प्रत्येक 14 दिन में। उसके नीचे में एक लाइन लिखा हुआ है पर क्लियर साफ साफ वर्ड में कि डिग्री 1 या नॉन फायरी सिम के लिए ये जो 14 दिन है, इसके जगह आप मैक्सिमम 30 दिन के इंटरवल पे आप क्वांटिटी ऑफ एयर मेजर कर सकते हैं। ये पूरा क्लियर हो गया। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, Wherever a notice is given for an accident causing loss of life, यदि किसी व्यक्ति का माइंस में मृत्यु हो गया है एक्सीडेंट के कारण, द अथॉरिटी इनटू द अकरेंस ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द नोटिस फ्रॉम द माइन मैनेजमेंट, कहने का मतलब क्या है कि जो आपको नोटिस दिया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो कोई भी अथॉरिटी जो जहां पर घटना हुआ वहां पर आकर वो इंस्पेक्शन करेगा। जो आपका माइन मैनेजमेंट जो नोटिस दिया है ना, उस नोटिस का रिसिप्ट उसके पास रसीद, मतलब रिसिप्ट पहुंचने के कितना समय के अंदर उसको वहां पर आकर इंस्पेक्शन करना ही करना। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको 2 महीने के अंदर उसको, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो। और यदि कोई एक्सीडेंटल प्लेस हो गया, कोई आपको कहीं पर आपका माइंस में एक्सीडेंट हुआ, यदि लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, तो कोई इंस्पेक्टर 72 घंटे के अंदर इंस्पेक्शन करेगा, 72 घंटे के अंदर इंस्पेक्शन करेगा, 72 घंटे के अंदर इंस्पेक्शन करेगा कोई भी एक्सीडेंटल प्लेस का, याद रखिएगा। और इंक्वायरी आपको 2 महीने के अंदर करना है, ये समझ गए। ये जो आपका 72 घंटा है, 72 घंटा के अंदर यदि वो इंस्पेक्शन नहीं किया कोई इंस्पेक्टर, तो आप उस एक्सीडेंटल प्लेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द ट्रेनिंग ऑफिसर। MVTR 1966 के अंतर्गत जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं उसका इनमें से कौन सा ड्यूटी नहीं है? एकदम आप देखिए ऑप्शन को, हम देखते हैं, छांटते जाते हैं। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेनिंग गिवन टू एवरी पर्सन, जिस आदमी को ट्रेनिंग दिया जाएगा उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, सही बात है। लेकिन इसमें क्या बोला गया? नॉट अ ड्यूटी, ये तो इसका ड्यूटी है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज फॉर प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ द ट्रेनिंग रूल्स, ट्रेनिंग रूल्स के अनुपालन के लिए वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ये भी आपका ट्रेनिंग ऑफिसर का ड्यूटी है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। अगला इसको पढ़ते हैं, टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज द ट्रेनिंग ऑफ एवरी पर्सन, प्रत्येक पर्सन जो आपका ट्रेनिंग में जा रहा है, अंडर गोइंग ट्रेनिंग में, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, ये भी इसका ड्यूटी है, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। बाकी छट गया, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको आपको टिक आउट करना था। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, टू रिमूव द रिकॉर्ड ऑफ द सुपरविजन्स, सुपरविजन जो करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी को भेजते हैं आपका माइंस में, उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं, तो क्या उसको रिमूव कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको रिमूव नहीं, उसका रिकॉर्ड रखना है। ये आपका ऑप्शन पर क्लियर आपका छट जा रहा था, ये आपने समझा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, यदि आपको हमारा चैनल यदि सही लग रहा है कि नहीं, सही पढ़ाई हो रहा है, तो काइंडली आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
कि ताकि मैं आप लोगों से मोटिवेट रह सकूं और आपको और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। अभी न्यू बैच आप लोगों के साथ स्टार्ट हो रहा है जस्ट 10 मई को BCCL के लिए। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इन अंडरग्राउंड माइंस मैनहोल शैल बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ नॉट लेस देन इतना इन हाइट एंड डेप्थ। इसमें आपका देखिए 3 चीज होता है, एक आपका हाइट, एक आपका डेप्थ, एक आपका विड्थ। ये समझ गए। इसमें क्या पूछा गया है, हाइट एंड डेप्थ। हाइट और डेप्थ, हाइट क्या होता है, किसी भी कंडीशन में आपको 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए जनरल कंडीशन में। यदि आप अब आपका जो मैनहोल कहाँ बनाते हैं, हॉलेज रोडवे में। अब हॉलेज रोडवे का साइज ही आपका काम है, तो उस कंडीशन में हम लोग पूरा हाइट तक काटते हैं मैनहोल, ये समझ लीजिएगा। जनरल कंडीशन में आपका 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और डेप्थ आपका 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो 1.8 और 1.2 मीटर कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका पहला ही यदि आपको एक ऑप्शन यदि आपको याद रहता है कि हाइट आपका 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो 1.8 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट कर देना था। बाकी ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। हाइट और डेप्थ समझ गए। डेप्थ आपको 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो विड्थ है ना वो आपको 0.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और वह 1 मीटर से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप समझ गए। एक चीज़ मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसमें जो वाइट वॉशिंग जो किया जाता है किसमें, मैन होल में, वो आपको 0.3 मीटर बाहर तक आपको इसमें वाइट वॉशिंग करना है। समझिए। एक आपसे क्वेश्चन है कि मैन होल को कितना ग्रेडियंट रहने पर हम लोग मैक्सिमम 10 मीटर के इंटरवल पर बनाते हैं और कितना ग्रेडियंट रहने पर आपका मैक्सिमम हम 20 मीटर के इंटरवल पर भी हम लोग मैन होल बना सकते हैं। ये दो का आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में पढ़े हैं या नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। द लाइटिंग प्रोवाइडेड इन अ माइन शैल बी सो अरेंज एज टू प्रिवेंट। जो हम लोग माइंस में जो लाइट जो अरेंज करते हैं वो ऐसा अरेंज करना है कि वो प्रिवेंट करे। क्या प्रिवेंट करे, तो आपको डस्ट प्रिवेंट करे। लाइट को तो डस्ट प्रिवेंट तो करता नहीं, मास प्रिवेंट करता है, ये आप समझ गए। वाटर टैंकर प्रिवेंट करता है, नहीं आपका ऑप्शन होगा नहीं। टॉक्सिक पॉल्यूशन वो डस्ट से होता है, ये समझ गए। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को प्रिवेंट नहीं, ब्राइटनेस चमक तो होती है, आपको ग्लेयर नहीं आना चाहिए। ग्लेयर नहीं आना चाहिए मतलब आंख पे डायरेक्ट चुभना नहीं चाहिए, चमक नहीं आनी चाहिए। आपको इस टाइप का लाइट को अरेंज करना, ऐसा नहीं कि लाइट एकदम आप किसी को आंख में मार रहे हैं, ऐसा आप अरेंज किए हुए हैं कि लोग काम कर उसको आंख में मार रहे हैं, वो ग्लेयर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, आपको ये टिक आउट करना था। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फाइंड दैट एन एक्सीडेंट वाज ड्यू टू एन नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, द कोर्ट में डायरेक्ट द रिकवरी ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ सच कोर्ट एज एन एरियाज ऑफ। मतलब यदि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, यदि कोई किसी का जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में यदि किसी मैनेजमेंट का हाथ रहे, उसकी गलती से हुआ है, तो जो रिकवरी किया जाएगा वो कौन रिकवरी करेगा, GST करेगा नहीं, इनकम टैक्स करेगा नहीं, रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू करेगा नहीं, लैंड रेवेन्यू वाला आपका जो कुर्की जब्ती जो करता है ना, जो आपका संपत्ति जाकर जब्त कर लेता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी आप समझ गए थे। मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में आपको समझाया, ये मैंने आपको समझा दिया। 72 घंटे के अंदर आपको आकर इंस्पेक्शन करेगा और इंक्वायरी आपका 2 महीने के अंदर होना है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन ऑफ सरदार सर्टिफिकेट अनलेस ही हैज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अच्छा, ये आपका जो सरदार सर्टिफिकेट का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये आपका रेगुलेशन 17 का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है रेगुलेशन 17 की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। यदि वो फील्ड कैंडिडेट है, यदि 3 साल माइंस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया है, मिनिमम 3 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका है, तो वो सरदार सर्टिफिकेट एग्जाम में बैठ सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है। और यदि डिप्लोमा किया हुआ है तो आपका मिनिमम 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए मिनिमम सरदार सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि वो फील्ड कैंडिडेट है, यदि वो फील्ड कैंडिडेट है तो 3 साल का मिनिमम, आपका 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, 3 साल का, ये आपका 3 हो जाएगा, ये समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट ऑफ एनी एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द बोर्ड अनलेस ही इज। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया हूँ, और यही क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि जो बोर्ड कोई भी एग्जाम लेता है, उस एग्जाम में अपीयर होने के लिए हमारे पास मिनिमम एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए, तो ये आपको टिक आउट करना था। 18 साल क्या है, आपको यदि माइंस में काम करना है तो मिनिमम आपका एज माइंस में, यदि एम्प्लॉय बनना है तो मिनिमम एज आपका माइंस में काम करने के लिए 18 साल होना चाहिए, माइंस में काम करने वाले व्यक्ति का मिनिमम एज आपको होना ही चाहिए, समझ गए।
यदि यही वाला क्वेश्चन यदि मैनेजर का पूछता है कि मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए आपको बैठना है तो मिनिमम एज क्या होना चाहिए, तो 23, ये समझ गए। यदि अप्रेंटिस या ट्रेनी का बात करता, ये क्वेश्चन मैं बार बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ, मिनिमम एज आपका 16 साल होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हुआ भी और क्वेश्चन आया भी। आगे, अंडर द कोल माइंस रेगुलेशन व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द ऑथराइजेशन फॉर अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द ऑनर एजेंट या मैनेजर टू एक्ट एज ए मैनेजर ऑफ द माइन। मतलब यदि ऑनर एजेंट मैनेजर किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट करता है मैनेजर के रूप में, ऑथराइजेशन देता है कि आप कुछ समय के लिए आप हमारे माइंस में मैनेजर के पद पे नॉमिनेट हो जाइए, तो मैक्सिमम पीरियड आप कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम का 30 दिन। ये आप समझ गए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एट एवरी माइन एम्प्लॉइंग मोर देन कितना % से अधिक व्यक्ति काम करेंगे पिछले कैलेंडर ईयर में, तो आपको फास्टेड रूम बनाकर देना है। तो ये लिखा हुआ है पिछले कैलेंडर ईयर में किसी एक दिन यदि आपको 150 से अधिक व्यक्ति यदि किसी दिन कार्य कर रहे थे तो आपको फास्टेड रूम देना है। ये हो गया। फास्टेड रूम का साइज के बारे में पूछा जाए तो आपको 10 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया। दूसरा, एक फास्टेड रूम और दूसरे फास्टेड रूम के बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा 300 मीटर होता है, ये आप समझ गए। दूसरा क्या है कि यदि आपका बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगा, मैं आपके साथ यदि बहुत ज़्यादा डिस्कस करूंगा तो अगला क्वेश्चन क्या आता है, अभी तक 25 क्वेश्चन हो रहा है। इन एनी माइन द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी शैल नॉट बी सिचुएटेड विद इन द वॉशिंग प्लेस यूरिनल या लेटरिन से आपको कम से कम 6 मीटर दूर होना ही चाहिए, तो आपको ये 6 मीटर लगाना। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपको बताया गया है कि यदि आप BCCL का बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 10 मई को स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देर न करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ द माइन सेल गिव द नोटिस ऑफ द ओपनिंग। नोटिस ऑफ ओपनिंग आपको कम से कम कितना दिन पहले, कोई भी माइनिंग ऑपरेशन को कमेंस करने के लिए, स्टार्ट करने से पहले हमको नोटिस ऑफ ओपनिंग देना है। कितना दिन पहले, तो कम से कम 1 महीना पहले। ये हो गया। किसको देते हैं, CIM को देते हैं, RIM को देते हैं, DM को देते हैं और CIBM को देते हैं। समझ गए। कौन सा फॉर्म में देते हैं, 1M देते हैं। ये समझ गए। कौन देता है, ऑनर एजेंट मैनेजर देता है, ये आप समझ गए। और इसमें 2 प्लान देते हैं, एक SMP देते हैं और एक सरफेस प्लान देते हैं, याद रखिएगा, नोटिस ऑफ ओपनिंग के साथ। ये हो गया। और सेक्शन 16 के तहत देते हैं, सेक्शन 16 के तहत देते हैं नोटिस ऑफ ओपनिंग। ये हो गया। इसका रेगुलेशन में आपका मैंने उल्लेख किया हूँ, आप देख सकते हैं। अंडर हुज डायरेक्शन एंड सुपरविजन सेल रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क एट बिलो ग्राउंड माइंस में कंडक्ट किया जाएगा। तो सभी लोग को पता है माइन मैनेजर के सुपरविजन में ही और उसके डायरेक्शन में ही कोई भी रेस्क्यू या रिकवरी वर्क को कंडक्ट किया जाएगा। आते हैं अगला। अंडर द प्रोविजन ऑफ CMR 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड एज द प्रिकॉशनरी मेजर अगेंस्ट फायर। मतलब इसमें से कौन सा किसी भी फायर के अगेंस्ट में हम लोग कोई प्रिकॉशनरी मेजर को हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नॉट प्रैक्टिस लिख रहा है, नॉट प्रैक्टिस। देखते हैं। पर्सन सेल प्लेस और थ्रो एनी नेक्ड लाइट। कोई भी आदमी वो आपको थ्रो कर देगा, फेंक देगा कोई भी नंगे लाइट को, मतलब एक जैसे कि खुली लाइट, खुली बत्ती बात बोलिए। और नियर एनी टिम्बर, किसी टिम्बर के सामने फेंक देगा खुली बत्ती को, वुडन स्ट्रक्चर के सामने, या फिर कोई कंबसिबल मटेरियल, मतलब कंबसिबल मटेरियल, कोई वुडन स्ट्रक्चर, कोई भी लकड़ी के सामने कोई भी खुली बत्ती को फेंक देगा। ये काम नहीं करना चाहिए। नॉट प्रैक्टिस्ड एज द प्रिकॉशनरी मेजर अगेंस्ट फायर। फायर से प्रिकॉशनरी मेजर जब हम लोग लेते हैं तो ये सब चीज़ हम लोग को नहीं करना है। यही ऑप्शन आपको पूरा क्लियर छट जा रहा था, इसमें आपको टिक आउट करना था। ये हो गया। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन में द नंबर ऑफ पर्सन इन एनी रेस्क्यू टीम यूजिंग ब्रीदिंग अपैरेटस। यदि आप ब्रीदिंग अपैरेटस किसी रेस्क्यू टीम में यूज कर रहा है, इन अ माइन सेल नॉट बी लेस देन, तो उस टीम में कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो आप लोग भी पढ़े हुए हैं कि नॉट लेस देन 5 एंड नॉट मोर देन 6। तो वही लिखा हुआ है कि नॉट लेस देन 5 एंड नॉट मोर देन 6 इंक्लूडिंग द लीडर। लीडर को लेकर आपको जो रेस्क्यू टीम में जो आपका ब्रीदिंग अपैरेटस यूज करते हैं उसमें आपको 5 से कम और 6 से अधिक मेंबर होने नहीं चाहिए उस रेस्क्यू टीम में। तो क्या हो जाएगा, 5 एंड 6। ये हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन एन एक्सकवेशन इन एनी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड द साइड शैल बी एडिक्वेटली बेंच्ड एंड द हाइट ऑफ द बेंच शैल नॉट एक्सीड। जो बेंच का हाइट होगा वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन आपका है ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा तो बोल रहा है कि कोई भी एक्सकवेशन हार्ड रॉक या फिर कॉम्पैक्ट ग्राउंड में हम लोग कर रहे हैं तो आपका जो बेंच का हाइट मैक्सिमम आपको उससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो आपका 3 डाटा है। एक लूज मटेरियल के कंडीशन में यदि हम लोग मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग को देखते हैं, रेगुलेशन 105 में आपका है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। उसमें यह बताया गया है कि यदि आप लूज मटेरियल कंडीशन में यदि आप माइनिंग कर रहे हैं, लूज मटेरियल हो गया, मोरम हो गया, तो बेंच का हाइट मैक्सिमम आपको 1.5 मीटर रखना है। कोयला का केस में ये लूज मटेरियल का बात कर रहा हूँ, ये हो गया। कोल का केस में आपको 3 मीटर और हार्ड रॉक का केस में आपको 6 मीटर। या कोल का बात किया नहीं है,
देख लीजिए, इन एन एक्सकेवेशन एंड एनी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड द साइड्स शैल बी एडिक्वेटली बेंच्ड एंड द हाइट ऑफ द बेंच शैल नॉट एक्सीड। कोयला का ही बात नहीं है, लूज मटेरियल का ही बात नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट क्लियरली दिया हार्ड मटेरियल, तो क्या हो जाएगा आपका 6 मीटर, तो आपको 6 मीटर लगाना था। ये समझे, कोल भी लिखता था आपको 3 मीटर लगाना था, ये क्लियर हो गया। लूज मटेरियल लिखता 1.5 मीटर लगाना था। ये आपका मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग क्वेश्चन था। आगे, द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो आपको सेल नॉट कंटेन, उसमें क्या नहीं रहेगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में, देखते हैं। डिफाइंड माइन सेफ्टी एंड हेल्थ रहेगा ही रहेगा। प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान रहेगा ही रहेगा। वेज टू मेजर, मॉनिटर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एकदम होगा ही होगा। डिटेल्स ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइन वर्कर, जो आपका जो माइन वर्कर का जो नॉन इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी भी चीज का डेवलपमेंट में या उसका एप्लीकेशन में, उसका डिटेल्स कोई रखने का दरकार ही नहीं है, तो यही आपको ऑप्शन टिक आउट करना था। ये हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट शैल बी मेंटेन्ड बिटवीन टू शाफ्ट, दो शाफ्ट के बीच में या दो इंक्लाइन के बीच में, दो आउटलेट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 13.5 मीटर। ये सभी लोग को पता है। पूछा जाता है एक शाफ्ट और दूसरे शाफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है मिनिमम को 13.5 मीटर होना चाहिए। हो गया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन डेप्थ कैन बी कंसीडर्ड फॉर द डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन। डीप होल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते हैं तो उसमें आपका जो ड्रिलिंग करते हैं तो 3 मीटर से अधिक ड्रिलिंग कर रहे हैं तो डीप होल ड्रिलिंग, 3 मीटर से अधिक गहरे होल कॉम्प्लीट ब्लास्ट कर रहे हैं तो डीप होल ब्लास्टिंग। तो 3 मीटर से अधिक देखिए कहाँ पर है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये आपका, इसको आपको टिक आउट करना था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस आपको समझने का फिर था, आपको खाली क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना था। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ CMR 2017 इनफ्लेमेबल गैस शैल बी डीम्ड टू हैव बी फाउंड एंड डिटेक्टेड व्हेन इट इज इंडिकेटेड बाय द मीथेन डिटेक्टर। मीथेन डिटेक्टर से यदि आपको पता चल जा रहा है, इंडिकेट हो जा रहा है, तो बोला जाएगा कि गैस मिला हुआ माना जाएगा। लेकिन डिग्री 2 सिम का बात कर रहा है, डिग्री 1 का रहता है तो 0.1% से यदि अधिक मिल रहा है तो गैस मिला हुआ माना जाएगा। और डिग्री 2 में क्या है कि 0.1% या अधिक, डिग्री 2 में क्या है 0.5% या इससे अधिक यदि मिल रहा है, 0.5% या इससे अधिक मिल रहा है तो गैस मिला हुआ माना जाएगा। डिग्री 2 का 0.5% का ये लिखा हुआ है, समझ गए। 0.1% क्या था, ये डिग्री 1 के लिए होता, डिग्री 1 के लिए, तो आपको ये टिक आउट करना था, समझ गए ना। तो डिग्री 2 पूछा गया है इसलिए हमको इसको टिक आउट करके आना है। ये हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एज पर द रेस्क्यू रूल नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड सुपरिटेंडेंट, मतलब उस आदमी को सुपरिटेंडेंट के रूप में आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। हैज 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, बिल्कुल भी नहीं। हैज 2 ईयर्स नहीं, हैज 1 ईयर नहीं, हैज 5 ईयर्स। उसके पास 5 साल का मिनिमम बिलो ग्राउंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, यदि एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछा जाए, मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, और दूसरा आपका RTP होना चाहिए सुपरिटेंडेंट के लिए। ये हो गया। अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन अर्ली स्टेज में हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग को पता करने के लिए द एयर इन द रिटर्न एयरवे में ऑफ एवरी डीपलेरिंग डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी गोफ एरिया में विच हैज नॉट बीन आइसोलेटेड, जिसको आइसोलेट नहीं किया गया है, शैल बी टेस्टेड एंड ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग परसेंटेज जानने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं वंस एटलीस्ट कितना दिन में, तो हम लोग प्रत्येक 7 दिन में करते हैं। प्रत्येक 7 दिन में हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज जांच करना है, ये समझ गए। यदि ग्राम्स रेशियो की बात करता है, ग्राम्स रेशियो की बात करता है तो आपको प्रत्येक महीने याद रखिएगा। ये हो गया। आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एवरी माइन वेयर इन और मोर पर्सन्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड ऑनर शैल डेजिग्नेट 3 सुटेबली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज एंड माइन इज वर्कमैन इंस्पेक्टर इन कंसल्टेंस विद द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के सलाह से जो आपका ऑनर है वो आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर को डेजिग्नेट करेगा। तो कितना से अधिक, तो 500 या 500 से अधिक। ये हो गया। यदि 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करता है, उसमें लिखा गया है कि 100 से अधिक यदि आपका माइंस में ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हो जाए, यहाँ पर आपका ओपन कास्ट का माइंस में HEMM चलता है, तो आपको वहाँ पर WI रखना है 100 से अधिक आदमी पे भी। ये आप समझ गए। आगे आते हैं। ओपन कास्ट माइंस या HEMM जहाँ चलता है। अगला, इन द केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग द डेंजर जोन रेफर टू द रेडियस, सभी लोग को पता है ओपन कास्ट वर्किंग डेंजर जोन कितना होता है, 500 मीटर होता है। आपको ये टिक आउट करना था। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया, देखिए मैं कोशिश कर, यदि मैं बताना चाहूँ यदि सारा ऑप्शंस को, जिस तरह मैं पिछला बहुत सारे वीडियोस में बताया हूँ, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लगभग 2.5 से 3 घंटे का। इसलिए मैं देरी न करते हुए जल्दी बता के निकल रहा हूँ। नेम द प्लेस इन द बिलो ग्राउंड माइन वेयर द फर्स्ट एड स्टेशन शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड। क्वेश्चन में टर्न कहाँ था, बस यहीं पर था। इसी में सभी लोग कंफ्यूज किए। बिलो ग्राउंड में पूछा गया है ना, तो आपको लगाना था एट द एंट्रेंस ऑफ द एवरी डिस्ट्रिक्ट 100% बनाएंगे। नियर द ड्राइव विंडो ऑफ एवरी ऑरेंज एकदम बनाएंगे। एट द बॉटम ऑफ एवरी शाफ्ट और एट एवरी स्क्रीनिंग प्लांट। स्क्रीनिंग प्लांट कहाँ होता है, स्क्रीनिंग प्लांट आपका ओपन कास्ट में होता है। इस करके आपको क्वेश्चन को पकड़ना था।
मतलब बाहर में होता है, सरफेस पे होता है स्क्रीनिंग प्लांट जनरली। तो आपको ये ऑप्शन आपको टिक आउट करके आना था। एट द बॉटम ऑफ द एवरी शाफ्ट बनाते ही बनाते हैं। लेकिन यदि ये वाला सरफेस का पूछता, मतलब ओपन कास्ट माइनिंग का पूछता कि ओपन कास्ट माइनिंग से फास्ट स्टेशन कहाँ नहीं बनाते हैं, तो बॉटम में नहीं बनाते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड में हम लोग बॉटम में बनाते हैं। यहीं पर कंफ्यूजन था। ये हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विद द डेप्थ ऑफ द सीम फ्रॉम सरफेस ऑफ एक्सीड 90 मीटर, मतलब 90 मीटर से 150 मीटर के बीच का डेप्थ है, और जो आपका गैलरी का साइज है आपको 4.2 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा है कि पिलर का साइज क्या होना चाहिए। रेगुलेशन कौन सा है? रेगुलेशन 111, सभी लोगों को पता है। ये हो गया। पिलर साइज क्या होना चाहिए, देखिए 60 से 90, 60 से 90 कहाँ, यहाँ पर है। ये हो गया। मैक्सिमम साइज पिलर का क्या कहते हैं, गैलरी क्या, 4.2 मीटर। इसको लाइन बनाइए, इसको लाइन बनाइए, कहाँ हो गया, सॉरी 90 से 150 मीटर है, 90 से 150 मीटर, 90 से 150 मीटर आपका ये वाला है, 4.2 मीटर ये है। ये कहाँ हो जा रहा है, 22.5 मीटर। तो आपको 22.5 मीटर टिक आउट करना है। कहने का मतलब क्या है, इधर आपका डेप्थ दिया हुआ है, इधर आपका ये जो आपका गैलरी का साइज है, गैलरी का साइज आपका मैक्सिमम 4.2 मीटर रख रहे हैं, और डेप्थ आपका 60 से 90 है, मतलब 90 से 150 मीटर है। उस केस में आपको पिलर का साइज क्या रखना है, तो मैक्सिमम 22.5 मीटर रखना है। ये समझे। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। द वेलोसिटी ऑफ एयर करंट मेजर इन द मीटर पर मिनट में मैक्सिमम स्पैन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस नॉट लेस देन इन द डिग्री 3। देखिए डिग्री 3 का बात कर रहा है, डिग्री 1 या 2 का पूछता तो अलग होता है, डिग्री 1 या 2 का पूछता 60 होता, डिग्री 3 का पूछ रहा है इसलिए 75 मीटर पर मिनट का इसी स्पीड से आपको लॉन्ग वॉल फेस मैक्सिमम जो सबसे लंबा फेस है आपका, जो जहाँ पर लॉन्ग वॉल के तरीके से आपको माइनिंग चल रहा है ना, वहाँ पर जो हवा का गति आपका मिनिमम 75 मीटर पर मिनट के हिसाब से आपको हवा जाना चाहिए। तो आपको ये टिक आउट करना था। ये हो गया फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री का यदि आईओबीसी में पूछा जाता, आईओबीसी में, तो 30 मीटर पर मिनट की स्पीड से हमको हवा देना है। ये मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा नहीं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री का यदि 4.5 मीटर, फेस के 4.5 मीटर के बाहर, तो 30 मीटर पर मिनट। 7.5 मीटर के बाहर जो हवा पाइप के जो हम लोग हवा भेजते हैं ना, उस 7.5 मीटर के बाहर 15, और वही वाला आपका जो लॉन्ग वॉल फेस का मैक्सिमम स्पैन में 60 मीटर पर मिनट की। लेकिन डिग्री 1 एंड 2, डिग्री 3 का आपको 75 हो जाता। ये समझ गए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी द ओनर ऑफ द माइन शैल नॉट गिव अदरवाइज देन थ्रू द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू ए पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन। क्वेश्चन का मतलब क्या बोला है कि मतलब इमरजेंसी केस को छोड़कर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, इमरजेंसी केस को छोड़कर कोई भी ऑनर आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा। यदि देना चाहेगा तो थ्रू द मैनेजर देगा। वही लिख रहा है कि द ऑनर ऑफ द माइन शैल नॉट गिव अदरवाइज देन द थ्रू द मैनेजर, मैनेजर के थ्रू आपको इंस्ट्रक्शन देगा, तो आपको माइन मैनेजर होगा। समझ गए। इमरजेंसी का केस में कोई भी मतलब माइन का ऑनर आपको डायरेक्ट डायरेक्शन दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, उसको छोड़कर अदर केस में मैनेजर के थ्रू देगा। यही क्वेश्चन था। आते हैं अगला क्वेश्चन। एवरी पार्ट ऑफ माइन सेल वेयर प्रैक्टिकेबल बी प्रोवाइडेड एट लीस्ट कितना वे ऑफ अवॉइडिंग मीन्स ऑफ एग्रेस टू द सरफेस, मतलब सरफेस तक बाहर निकलने के लिए माइंस का वर्किंग से मिनिमम आपको कितना आउटलेट्स देना है, तो मिनिमम 2 आउटलेट्स, सभी लोग को पता है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, एक कैलेंडर ईयर, सभी लोग को पता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर मीन्स पीरियड ऑफ, कब से शुरू होगा, बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी इन एन ईयर। बोल रहा है कि कैलेंडर ईयर शैल मीन ए पीरियड ऑफ, कितना साल मतलब कितना दिन का समय होता है। यहाँ पर आपका मंथ ऑप्शन है, दिन का रहता है 365 दिन होता है। समझ गए। कितना महीने का पूछा गया, तो 12 महीने का। द पीरियड ऑफ 12 मंथ, क्या हो जाएगा 12 मंथ, बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। यदि फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल रहता तो आपको कैलेंडर ईयर नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर होता, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आते अगला क्वेश्चन पे। द ऑनर एजेंट मैनेजर सेल अपॉइंट सच नंबर ऑफ कंपीटेंट पर्सन इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स एंड टेक्नीशियंस टू इंश्योर्स। जो ऑनर एजेंट मैनेजर होते हैं वो अपॉइंट करेंगे कंपीटेंट पर्सन, चाहे आपको ऑफिशियल्स या टेक्नीशियन, क्या इंश्योर करने के लिए, एक्सप्लोसिव एंड एक्सेसरी आर यूज्ड विदाउट लाइसेंस। कोई भी एक्सेसरीज या एक्सप्लोसिव को यूज करेंगे वो लाइसेंस धारी यूज करेंगे, लाइसेंस के साथ। ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगला, इनएडिक्वेट एंड इन एप्रोप्रिएट इंस्पेक्शन, नहीं, एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंट किया था, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। वाटर इज स्टोर्ड इन द माइन, पानी को माइंस में स्टोर करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। सेफ वर्किंग ऑर्डर ऑफ ऑल मशीनरी, सभी जो मशीनरी है उसको सेफ वर्किंग ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इंश्योर करने के लिए हम लोग ऑफिशियल्स, टेक्नीशियंस और कॉम्पिटेंट पर्सन को
अपॉइंट करता है। कौन करता है? ऑनर, एजेंट या मैनेजर। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नो माइन शैल बी ओपन वर्ड रीओपन अनलेस देयर इज, मतलब ना किसी माइंस को खोला जाएगा, ना काम किया जाएगा, ना रीओपन किया जाएगा जब तक कि आपके पास कम से कम, मतलब जब तक कि आपके पास एक मैनेजर ना हो। समझ गए? आपको मैनेजर हो जाएगा। विदाउट सर्वेयर, विदाउट प्लानर, विदाउट जियोलॉजिस्ट का माइंस को ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब माइंस को क्या बोला गया है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान शैल इंक्लूड, मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स और जो इवैक्यूएशन प्लान होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले इस ऑप्शन, 4 को ऑप्शन में देखिए। 1957 खत्म, बात ही नहीं करना है, 2017 का बात करना है। हमको 1957 का रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करना है, तो ये 2 खत्म हो गया। 2 में छाटते हैं। रिज्यूमिंग द ऑपरेशन आफ्टर द एक्सीडेंट टूल प्लेस इन द माइन वेयर द इंस्पेक्टर फेल टू इंस्पेक्ट, जिस प्लेस का कोई इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करने में यदि फेल हो जाता है, उस प्लेस को रिज्यूम हम लोग कर सकते हैं। उस प्लेस को रिज्यूम मतलब वहाँ का ऑपरेशन को रिज्यूम कर सकते हैं यदि 72 घंटे के अंदर इंस्पेक्ट करने में यदि कोई इंस्पेक्टर फेल हो जाता है उस एक्सीडेंटल प्लेस का। ये तो सही है, लेकिन इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, 3 खत्म हो गया। चौथा आपका एक ऑप्शन बचा, आपको ये टिक आउट करना था। इसमें क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रत्येक आदमी का इमरजेंसी का कंडीशन में प्रत्येक आदमी का क्या कर्तव्य है उसको इस्टेब्लिश करना है। उसको जानकारी होना चाहिए, सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा इमरजेंसी के कंडीशन में क्या रिस्पॉन्स, क्या हमारा दायित्व है, क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये होना चाहिए। ये आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान में एंड इवैक्यूएशन प्लान में आपको इंक्लूड किया जाता है। ये हो गया। आगे कि शॉट फायर क्या करेगा, माइन का मैनेजर क्या करेगा, ऑनर क्या करेगा, बगल का माइन मैनेजर क्या करेगा, सबका लिखा हुआ रहता है। यदि कोई आपका माइंस पूरा डूब गया है तो रेस्क्यू टीम होता है ना कि आपका बगल का माइंस का भी रेस्क्यू टीम है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। इस प्रकार करके होता है। माइन के मैनेजर क्या स्टेप लेगा। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या आपको बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग शैल प्रिपेयर द प्लान एंड सेक्शन एंड ट्रेसिंग एनी वर्किंग ऑफ द पार्ट देयर इन द माइन एज पर रेगुलेशन। रेगुलेशन के अनुसार कोई भी आपका प्लान हो, सेक्शन हो, कोई भी ट्रेसिंग हो, किसी भी वर्किंग का या उसका पार्ट का कौन करेगा? तो आपको सर्वेयर करेगा। यहां तक आपने समझा। हम लोग आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस CCL का, बिफोर एन एयर रिसीवर इज इन कमीशन, मतलब कोई भी एयर रिसीवर को कमीशन करने से पहले, लगाने से पहले कोई कंपिटेंट पर्सन क्या करेगा? हाइड्रोलिक टेस्ट करेगा। जनरली हाइड्रोलिक जो टेस्ट होता है, यदि पूछेगा कि हाइड्रोलिक टेस्ट कितने टाइम इंटरवल पे होता है तो 3 साल पे। ये समझ गए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका रेगुलेशन 210 का है, याद रखिएगा। प्रेशर वाले अपैरेटस, उसमें क्या बताया गया है कि कोई भी प्रेशर वाला अपैरेटस को यदि आप यूज करेंगे तो कमेंस करने से पहले जो उसका परमिसिबल प्रेशर है उसके 1.5 टाइम्स से हम लोग प्रेशर देकर उसको हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे। 1.5 टाइम्स, तो आपको 1.5 टाइम्स से आपका ऑप्शन में था। एट द प्रेशर एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर फॉर एनी अपैरेटस वर्किंग अंडर प्रेशर इन द माइंस। जो उसका मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर है उसका 1.5 टाइम्स प्रेशर देके हम लोग उसका हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे, सही से वर्क कर रहा है क्या नहीं, सेफली वर्क कर रहा है क्या नहीं, कर रहा है देन ओके, फिर हम लोग उसमें काम चालू करेंगे कमीशन करने से पहले। रेगुलेशन 210 का था, एकदम इजी क्वेश्चन था। इस प्रकार हम लोगों ने आपके साथ 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। यदि आपको यदि हमारा चैनल में पढ़ाया हुआ कंटेंट यदि अच्छा लग रहा हो तो काइंडली आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस को अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। न्यू बैच में आप लोगों के लिए वेलकम है। 10th मई में आपके साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ न्यू बैच थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।